हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th का जो 12वां चैप्टर है घर्षण, उस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पर डाला जाता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। अगर नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले आप देखना चाहते हैं तो रेड कलर में चैनल के आइकन के आगे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभ्यास, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्नों में रिक्त स्थान में उचित शब्द आपको लिखना है। इसका क देखिए, बात करते हैं क की। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? तो आप लोगों को पता होगा कि दो पृष्ठों के बीच जो गति होती है उस गति का विरोध करता है कौन? घर्षण करता है। तो यहाँ पर आंसर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, गति। तो यहाँ से आप यहाँ इसको लिख सकते हैं गति। अब इसको देखिए, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। अगर मान लीजिए घर्षण नहीं होता तो क्या गति संभव होती? नहीं होती। तो ये गति का विरोध करता है, इसी वजह से गति संभव है। ठीक है। ख देखिए, इसका घर्षण पृष्ठों के पर निर्भर करता है। यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण जो है पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। यानी मान लीजिए किसी सतह पर अपन चल रहे हैं और वह सतह चिकनी है। अगर अधिक चिकनी है तो यहाँ घर्षण बल कम होगा, तो हमें चलने में समस्या होगी, हम फिसल सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी सतह को हम देखें वो खुरदरी है, उसमें अनियमितताएं ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो वह आसानी से गति कर सकता है, क्योंकि इसके पैरों की अनियमितता जो है इस फर्श की अनियमितता में सेट हो जाएगी और चलने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो घर्षण जो है पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। अगला देखते हैं इसका ग। घर्षण से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है ऊष्मा? देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपने हाथ की दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ हथेलियों के बीच जो हमें है ताप अनुभव होता है, यानी यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और उदाहरण हम इसके ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम वाहन चलाते हैं तो वाहन के टायर की जो रिम होती है वो गर्म हो जाती है। हमारा पंखा चलता है तो पंखे की जो पंखुड़ियों के बीच वाला हिस्सा होता है, तीनों तरफ पंखुड़ियाँ और बीच वाला हिस्सा जिसमें विद्युत मोटर रहती है, उसका जो हिस्सा होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो एक्सल होता है वो स्थिर रहता है, जबकि बाह्य आवरण जो ये होता है मोटर का वो घूमता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है, इस वजह से वो गर्म हो जाता है। अगला देखिए इसका घ। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। भाई अपन कैरम बोर्ड पर जब खेलते हैं तो
ये स्थिति रहती है कैरम बोर्ड की। यहाँ चारों कोनों में 4 खाने रहते हैं, बीच में वो सिक्के के समान संरचनाएं होती है, उनको रख के एक बड़े से सिक्के की समान संरचना से मारते हैं और इनके बीच में इनको भेजना पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो सतह है लकड़ी की, इस पर क्या होता है, घर्षण अधिक होता है, और अधिक घर्षण होता है तो ये सिक्के समान संरचनाएं ज़्यादा दूर तक गति नहीं करती है और यहीं रुक जाती है, इसमें नहीं जाती गड्ढे में। तो इनका घर्षण कम करने के लिए यहाँ पाउडर डाला जाता है। पाउडर डालते हैं तो पाउडर डालने पर क्या होगा, घर्षण कम होगा, और घर्षण कम होने की वजह से यहाँ जैसे ही अपन ने पाउडर डाला और फिर इस सिक्के वाली संरचना से छोटी छोटी जो सिक्के समान संरचना होती है उसके चोट मारेंगे तो आसानी से गति करके और यहाँ इसमें गड्ढे में गिर जाएगी, छेद में गिर जाएगी। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण का क्या हुआ, बड़ा घर्षण या कम हुआ, घर्षण यहाँ पे कम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए घ का आंसर भी यही लिखा हुआ है, तो इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 5वां है इसका, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से होता है। अब हमें याद करना है वो स्टेटस कि सर्पी घर्षण जब हमने पढ़ा, स्थितिक घर्षण हमने पढ़ा, तो सर्पी घर्षण अधिक होता है या स्थितिक घर्षण अधिक होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि सर्पी घर्षण जो होता है ना, स्थितिक घर्षण से कम होता है, यानी सर्पी घर्षण कम होता है। तो यहाँ से इसका आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर कोई वस्तु स्थिर है और उसको गति करवानी है तो यहाँ पर मुझे कौन सा घर्षण लगाना पड़ेगा, यहाँ जो घर्षण लगेगा वो स्थितिक घर्षण होगा स्थिर वस्तु में। ठीक है, और कोई वस्तु गतिशील है, गति कर रही है और उसी को धक्का मार के उसका बल बढ़ाना है, यानी उसकी गति बढ़ानी है, तो वहाँ पर काम करेगा सर्पी घर्षण। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर कोई स्थिर वस्तु है, उस स्थिर वस्तु को गति कराना है तो इसके बीच की जो ये अनियमितताएं हैं, इनकी अनियमितताओं के बल को पार करना होगा। लेकिन गतिशील वस्तु कोई है तो उसके तो थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, हमें बल कम लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। स्थिर वस्तु के लिए बल अधिक लगाना पड़ेगा, गतिशील वस्तु के लिए बल कम लगाना पड़ेगा। तो स्थिर वस्तु के लिए जो बल लगा रहे हैं स्थितिक घर्षण होगा, गतिशील वस्तु के लिए जो बल लगा रहे हैं वो कैसा होगा, सर्पी घर्षण होगा। तो सर्पी घर्षण जो होगा स्थितिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन है क ख ग घ न, ये कंप्लीट होते हैं और शायद आपको समझने में भी आ गए होंगे अच्छी तरह। देखो, यहाँ जो प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है, सिर्फ आंसर नहीं, पूरी व्याख्या सहित उनके आंसर मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों का चैप्टर क्लियर नहीं है तो वहाँ से भी कुछ टॉपिक आपके क्लियर यहाँ हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि 4 बच्चों को लोटनिक, स्थितिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया और उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन करो। यानी कोई 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट को 3 प्रकार के जो अपने पास ये बल हैं, लोटनिक, स्थितिक और सर्पी, ये जो घर्षण बल के प्रकार हैं, इनको बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बालकों को कहा गया है। और उनकी व्यवस्था जो है यहाँ ऑप्शंस में दी हुई है। पहला ऑप्शन है लोटनिक, स्थितिक, सर्पी। दूसरा ऑप्शन है लोटनिक, सर्पी, स्थितिक। तीसरा ऑप्शन है स्थितिक, सर्पी, लोटनिक। और चौथा ऑप्शन है सर्पी, स्थितिक, लोटनिक। अब यहाँ पर हमें लगाना है कि कौन सा ऐसा घर्षण है जिसमें हमें बल सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। और ऐसा कौन सा घर्षण है जिसमें बल सबसे कम लगाना पड़ेगा, उसको सबसे बाद में लिखेंगे। तभी तो बलों का घटता क्रम जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अधिक बल, फिर कम बल। देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ग।
ठीक है, आप लोगों ने आंसर तो यहाँ से लगा लिया कि स्थितिक, सर्पी, लोटनिक, लेकिन इसको समझिए। स्थितिक घर्षण में सबसे अधिक बल लगाना पड़ेगा, सर्पी में उससे कम लगाना पड़ेगा, लोटनिक में सबसे कम लगाना पड़ेगा। स्थितिक और सर्पी ये दोनों तो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इन दोनों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों में से तो स्थितिक में तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और सर्पी में कम बल लगाना पड़ेगा। अब बात आती है लोटनिक की। लोटनिक में क्या होगा, देखिए, अगर मान लीजिए आपने कुछ पेंसिलें रख रखी है और उस पेंसिलों के ऊपर रखकर हम किसी पुस्तक को, मान लीजिए ये बुक रख दी हमने, इसके ऊपर, किसके ऊपर, पेंसिल के ऊपर, बहुत सारी पेंसिलें हमने ली, बेलनाकार पेंसिलें, और उनके ऊपर बुक रख दी, और इस बुक को अब क्या कर रहे हैं अपन, इधर से बल लगा के और धक्का मार रहे हैं। अगर बल लगा के धक्का मारेंगे तो इसको आसानी से हम धक्का मार सकते हैं। अगर मान लो पेंसिलें नहीं है तो इस बुक को खिसकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मान लो ये खिसक रही है फिर इसके बल लगा रहा है तो उसमें भी हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी सबसे कम यहाँ पे हमें बल लगाना पड़ेगा कि जहाँ पेंसिलें रखी हुई है। तो देखो लोटनिक घर्षण यहाँ लग रहा है, और लोटनिक घर्षण में जो बल है वो सबसे कम लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बल की बात करें तो स्थितिक घर्षण में, सर्पी घर्षण में उससे कम, और लोटनिक घर्षण में सबसे कम लगाना पड़ता है। इस प्रकार ये इसका तीसरा आंसर होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न बहुत इजी है, बस समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। यानी कार पर जो घर्षण बल है उसका बढ़ता क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले उस स्थिति को लिखना है जिसमें घर्षण बल का मान सबसे कम हो, फिर उससे ज़्यादा हो, फिर उससे ज़्यादा हो, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा वाले को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। क संगमरमर का गीला फर्श, फिर सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और तौलिया। ख में लिखा हुआ है समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। तीसरा ग देखिए, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। घ इसमें लिखा हुआ है संगमरमर का गीला फर्श, सूखा फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। देखिए ये प्रश्न वैसे तो बहुत आसान है अगर हमने घर्षण को समझा है तो। अगर घर्षण हमारे समझ में आ गया तो ये प्रश्न आसान है, और घर्षण समझ में नहीं आया तो ये प्रश्न बहुत कठिन है। अब इसका यहाँ आंसर दिया हुआ है ग, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श और संगमरमर का गीला फर्श। इस स्थिति में कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का ये बढ़ता क्रम बता रहा है कि तौलिए पर सबसे कम होगा, फिर समाचार पत्र पर उससे ज़्यादा, सूखे फर्श पर उससे ज़्यादा और गीले फर्श पर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, और इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। लेकिन पहले आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है। अगर ये ग सही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ग सही है, और अगर मान लो इस ग के अलावा कोई होता है तो उसका आप क ख ग घ जो भी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और लिखोगे ग सही है या क सही है या ख सही है या घ सही है। इसका आंसर अभी मैं आप लोगों को सही सही नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखो और कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चौथा प्रश्न है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वस्तु या पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र में देख रहे हैं, देखिए पहले इसको पढ़ लो।
यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी और चित्र में दर्शाया भी गया है। देखिए चित्र को आप लोग समझिएगा। चित्र में जैसे ये डेस्क रखा हुआ है, ये डेस्क है और इस डेस्क पर यहाँ पर कोई बुक रखी हुई है। अब इस बुक को जैसे ही अपन डेस्क को तिरछा करके इसको गिराने की कोशिश करते हैं, अब मान लीजिए कि ये डेस्क है और ये पुस्तक है, पुस्तक इधर आ रही है, तो घर्षण बल किधर लगेगा ये हमें बताना है। तो भाई घर्षण बल तो इधर लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि घर्षण बल जो होता है वस्तु की गति के विपरीत होता है, और यहाँ पर हमने देखा है पुस्तक की गति नीचे की ओर है, तो इसका घर्षण बल जो है ऊपर की तरफ लगेगा। सीधी सी बात है, बस समझ में हमें आना चाहिए। तो हमने पढ़ा भी था कि वस्तु की गति के विपरीत दिशा में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। और एक स्टेटमेंट आपको यह भी पता होगा कि घर्षण बल जो होता है वस्तु की गति की दिशा का क्या करता है, विरोध करता है, या गति का क्या करता है, विरोध करता है। अब गति का विरोध कब करेगा, जब गति के विपरीत लगेगा तभी तो करेगा। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5वां प्रश्न देखिए, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के चिकने फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताइए। यानी दुर्घटनावश आपने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद में साबुन का जो पानी है उससे भरी बाल्टी संगमरमर के फर्श पर गिर जाती है, फर्श पर गिर जाती है, तो फर्श गीला होगा। अब उस गीले फर्श पर चलना आसान होगा या कठिन होगा, इसका उत्तर हमें देना है। तो देखिए, यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के फर्श पर उलट जाती है तो इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। क्योंकि कठिन होगा, पहला आंसर तो ये मिला कि चलना कठिन होगा, क्योंकि चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अनियमितताएं होती है। चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अनियमितताएं होती है और दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे से भीतर धंस जाती है। भाई चिकने पृष्ठों पर क्या होगा, अनियमितताएं बहुत सारी होगी। अब फर्श भी चिकना और साबुन का पानी भी चिकना, तो दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे से भीतर धंस जाती है। इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं, दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूंकि घर्षण बल कम होता है इसलिए फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। देखो यहाँ घर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। अब घर्षण बल कम होगा तो सीधी सी बात है, फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे ही साबुन की बाल्टी संगमरमर के फर्श पर गिरती है, अब संगमरमर का फर्श भी चिकना, पानी भी चिकना, दोनों में अनियमितताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन दोनों पृष्ठों की अनियमितताएं क्या करती है, एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। और जब हम पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना हमें पड़ता है, क्योंकि घर्षण बल यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। पानी गिरने से घर्षण बल कम हो गया, घर्षण बल कम हो गया तो फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। अब इसका आंसर मिलने के बाद में देखो, इस प्रश्न को आप तीसरे प्रश्न से जोड़ो और तीसरे प्रश्न का सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। आप लोग इसको सही समझिए। अगर 5वां ये समझ में आ गया प्रश्न तो आसानी से आप लोग तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस 5वें का आंसर क्या हो गया कि घर्षण बल कम होता है और इसलिए फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। खिलाड़ी कीलदार जूते, स्पाइक्स जिसको हम कहते हैं, कीलदार जूतों को क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। भाई खिलाड़ी जो होते हैं कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, इसकी व्याख्या करनी है, हमको समझना है। तो देखिए समझिए, इसका आंसर क्या होगा। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। मतलब कुल मिला के रिजल्ट क्या निकल रहा है कि कीलदार जूते यानी स्पाइक्स पहनेगा तो घर्षण बल को यहाँ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और देखो घर्षण बल जितना बढ़ेगा चलने में आसानी उतनी ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई फर्श है, उस पर चल रहा है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के
फर्श के संपर्क में जो पैर आ रहे हैं उनके बीच में घर्षण बल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर घर्षण बल कम हो गया तो वो फिसलेगा बार बार। तो खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, और घर्षण बढ़ेगा तो बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसेंगे नहीं, और जूते घिसेंगे नहीं, इसीलिए खेल के दौरान खिलाड़ी क्या करते हैं, फिसलेंगे नहीं। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए कीलदार जूते पहनते हैं। शॉर्ट आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? भाई यहाँ पर दो स्थितियां हैं कि एक तो क्या है, इकबाल के पास पेटी है, हल्की पेटिका है, मान लो ये है। दूसरी ये किसकी है, इकबाल की, आई लिख दिया मैंने इसके बीच में, ये लो इकबाल आई। दूसरी पेटी है जो थोड़ी भारी है और ये किसकी है, सीमा की है, ये मैंने एस लिख दिया इसके अंदर। देखिए पहली पेटी है इकबाल की, दूसरी पेटी है सीमा की। पहली पेटी कैसी है, छोटी है, और सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी धकेलनी है, ये भारी पेटी हो गई। अब यहाँ पर अधिक घर्षण किसको महसूस होगा और क्यों होगा, आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं। भाई आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी वस्तु को गति करानी है तो उस वस्तु के जो नीचे वाली सतह है उसके संपर्क में जो तल है उनके बीच की जो अनियमितताएं होती है या अंतः बंधन होता है उसको पार पाने के तक बल लगाना पड़ेगा। अब जैसे छोटी वस्तु है या छोटी पेटिका है, इसको धकेलने में आसानी रहेगी क्योंकि अनियमितताएं तो हैं, लेकिन बल कम लगाना पड़ेगा। यहाँ अनियमितताएं भी हैं, ज़्यादा है अनियमितताएं, तो बल अधिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, घर्षण बल का अधिक अनुभव होगा तभी तो इसको धक्का मारने के लिए जो फोर्स है वो अधिक लगाना पड़ेगा, बल अधिक लगाना पड़ेगा। तो सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का क्या करता है, विरोध करता है। भाई यहाँ देखिए इसका अगर अपन भार देखें तो इसका भार तो क्या होता है, कम होता है, इसका भार क्या होता है, अधिक होता है। अब भार जितना अधिक होगा आरोपित बल उतना ही ज़्यादा होगा। भाई बल ज़्यादा लग रहा है तो इसका वजन ज़्यादा हो गया, तो लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल अधिक होगा। चूँकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होगा। एक बार फिर से समझिए इसको कि सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है और लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही अधिक बल होगा, घर्षण बल होगा। चूंकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। भाई वस्तु जितनी भारी होगी उसका वजन जितना अधिक होगा, ऊपर से जो बल आरोपित हो रहा है या बल लग रहा है उसका मान उतना ही अधिक होगा। अब जैसे वस्तु जितनी भारी है, मान लो इन दोनों वस्तुओं की तुलना करें तो ये कम भारी है, ये अधिक भारी है। कम भारी की जो अनियमितताएं हैं उनके बीच में जो बंधन होगा, अंतर्बंधन कम होगा। अधिक भारी वस्तु के बीच में अंतर्बंधन क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ आरोपित बल का मान अधिक होगा। ठीक है, भारी वस्तु है तो आरोपित बल का मान अधिक होगा, और ये छोटी वस्तु है, यहाँ आरोपित बल का मान कम होगा। तो जहाँ आरोपित बल का मान अधिक, घर्षण बल का मान भी उतना ही अधिक अनुभव होगा। आरोपित बल का मान जितना कम होगा, घर्षण बल का मान उतना ही कम अनुभव होगा। तो सीमा जो है अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी। क्यों करेगी, कारण मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। ऊपर मैंने बता तो दिया है वैसे कि सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण का जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न आया था उसमें बता दिया था मैंने कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। वहाँ ये भी बता दिया था क्यों होता है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए आंसर कि सर्पी घर्षण जो है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन
या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरणतः किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। ठीक है, शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण को समझने के लिए हम दो वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं कि एक वस्तु तो क्या है, स्थिर है, स्टेबल है, और दूसरी वस्तु मूवमेंट कर रही है, गतिशील है। तो भाई स्थिर वस्तु की जो अनियमितताएं हैं उस फर्श की अनियमितताओं में धसी रहेगी, यहाँ पे हमें बल अधिक लगाना पड़ेगा, धक्का जोर से मारना पड़ेगा। लेकिन मूवमेंट की स्थिति में, गति की स्थिति में कोई वस्तु है तो उसकी अनियमितता को फर्श की अनियमितता में धसने का समय ही नहीं मिलेगा, तो ये चलती जाएगी। तो इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण, यहाँ जो घर्षण है इस घर्षण की स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि घर्षण लाभदायक और हानिकारक, घर्षण लाभदायक भी हानिकारक भी है, और दोनों प्रभाव आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब पहले बात करते हैं घर्षण शत्रु है। अब शत्रु है तो घर्षण के हानिकारक प्रभाव जो हैं वो शत्रु का कारण आ जाएंगे। तो देखिए एक एक हम देखते हैं कि घर्षण जो है शत्रु क्यों है, या घर्षण के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है और घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। भाई वस्तुएं घिस जाती है, जैसे कोई भी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के घर्षण से संपर्क में आ रही है तो वे वस्तुएं घिस जाती है। जैसे हम बात करें साइकिल का उदाहरण लें, और साइकिल में जो ब्रेक की जो गुटिका होती है, ब्रेक की जो गुटिका ऐसे लगी रहती है टायर के दोनों तरफ। अब बार बार अपन क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, साइकिल को रोकने के लिए, तो धीरे धीरे ये घिस जाती है, तो वहाँ घर्षण होता है, घर्षण के कारण ही ये घिसती है। दूसरी बात आती है कि घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। भाई जैसे घर्षण होता है तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। दो वस्तुएं मान लो एक दूसरे से घर्षण के साथ संपर्क में आ रही है, तो इन दोनों के बीच में घर्षण होने से, मान लीजिए यहाँ पर घर्षण हो रहा है, तो इस घर्षण वाली स्थिति में यहाँ क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और बहुत ज़्यादा ऊष्मा नष्ट हो जाती है। दूसरा देखते हैं घर्षण मित्र कैसे हैं। घर्षण अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा कि घर्षण मित्र है। पहला है कि यदि घर्षण न हो तो चलना नामुमकिन होता था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि घर्षण न हो तो चलना नामुमकिन है। दूसरा है यदि घर्षण न हो तो लिखना नामुमकिन है। तीसरा है यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है, और यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। वैसे और भी ऐसे उदाहरण, आप खूब सारे उदाहरण हैं घर्षण से रिलेटेड, वो लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे यदि घर्षण न होता है तो चल हम नहीं सकते, क्योंकि घर्षण ही नहीं होगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। लिखना मुश्किल, जैसे मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, अगर घर्षण नहीं हो तो मैं यहाँ लिख नहीं पाता। यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु, कोई वस्तु गति कर रही है, घर्षण ही नहीं है तो वो गति करती रहेगी, और भवन का निर्माण भी नहीं हो सकता। ये 4 कारण इसके होते हैं। तो ध्यान दीजिए, घर्षण ऊपर है, घर्षण हानिकारक प्रभाव, लेकिन घर्षण मित्र या घर्षण अनिवार्य है क्यों, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर तुलना करके पूछे तो दोनों का लिख सकते हैं हम, और अगर पूछिए कि घर्षण अनिवार्य क्यों है, या घर्षण के लाभ लिखिए, या घर्षण मित्र कैसे है, तो इन चारों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि जब वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तरल में जो वस्तुएं गति करती है उनकी आकृति आपने देखी होगी, लगभग ऐसी तिकोनी टाइप में होती है, या कोई ज़्यादा भारी वस्तु है तो उसके दोनों तरफ ये तिकोनी संरचनाएं होती है। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों करते हैं कि तरल में जो गति करने वाली वस्तुएं हैं उनकी आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगने लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। भाई कोई भी वस्तु हो अगर गति करती है तो उस वस्तु के और फर्श के बीच में, सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको पार पाना होता है,
और इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है, यानी ऊर्जा एनर्जी जो होती है वो कम होती है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं और यही कारण है कि जल में तैरने वाली जो वस्तुएं हैं उनको विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है, ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। अब देखो, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जा रही है कि कोई वस्तु तरल में गति कर रही है तो गति करने के लिए उसके जो घर्षण बल है, उस घर्षण बल को पार पाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो एनर्जी कम होगी, उसकी ऊर्जा क्षय होगी, यानी ऊर्जा नष्ट होगी। और उसको आकृति प्रदान इसलिए करते हैं कि तरल में गति करते समय वो घर्षण को पार पाने के लिए कम ऊर्जा क्षय उसको करना पड़े, यानी कम ऊर्जा की हानि हो। इसलिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर है घर्षण वाला, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर होते हैं कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्नोत्तर समझ में भी आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रश्न में कोई समस्या रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस प्रश्न का जो भी आपको सॉल्यूशन होगा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, तीसरा प्रश्न जो मैंने आप लोगों के लिए पेंडिंग छोड़ा है और आपको इसका आंसर देना है, आलिदा वाला जो प्रश्न है, और यहाँ 4 स्थितियाँ हैं, सूखा फर्श, गीला फर्श, समाचार पत्र बिछा हुआ फर्श और तौलिया बिछा हुआ फर्श, और खिलौना कार जो है वो चलती है इस पृष्ठ पर। तो कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम आप लोगों को बताना है। अगर ये आंसर जो दिया हुआ है गए वो सही है तो गए ऑप्शन लिखो, और नहीं है तो जो है वो ऑप्शन लिखो। मैं उसको जो इसका सही आंसर होगा वो तभी बताऊंगा जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को तो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का बटन है वो ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या और कोई वीडियो आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.